नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सवाल उठ रहा है कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, क्या वो समय पर होंगे? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते इन चुनावों को टाल दिया जाएगा, जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से सुझाव दिया भी गया है। इसमें काफी कुछ चीजें पिछले 24 घंटों के भीतर हुई है। सबसे पहली बात तो ये हुई कि उत्तर प्रदेश में, जहां पर कि इस वक्त चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल दौरे पर है, वहां पर कल राजनीतिक दलों के नुमाइंदों की उनके साथ मुलाकात हुई और इसमें जो जानकारी मिली उसमें सारे राजनीतिक दलों के नुमाइंदों ने कहा है कि चुनाव समय पर होने चाहिए। ये बात चुनाव आयोग को स्पष्ट तौर पर कह दिया गया। ये बैठक कल लखनऊ में हुई थी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो ओमिक्रॉन के कारण चुनाव टालने के पक्ष में नहीं है। ये साफ तौर पर कहा गया है इन सभी दलों की ओर से। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग ये कह चुका है कि यूपी दौरे के बाद चुनाव कब कराने हैं, कराने भी हैं या नहीं कराने, इस बारे में फैसला किया जाएगा। ये चुनाव आयोग की ओर से कहा गया था। चुनाव आयोग की टीम वहां पर 3 दिनों के दौरे पर पहुंची हुई है और आज उन्होंने वहां पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके जो कानून व्यवस्था के हालात हैं उनकी समीक्षा की थी। आपको बताएं कि सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है उसमें इस बात की संभावना कम लगती है कि चुनाव टाले जाएंगे। ये चुनाव आयोग के सूत्रों की ओर से जानकारी मिली है और इसमें यह उपाय किया जा सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक भी हुई थी, उसमें यह कहा गया कि जो चुनाव की ड्यूटी में कर्मचारी लगेंगे उन्हें फ्रंट लाइन वर्कर मानकर जिस तरह का प्रिकॉशन वैक्सीन देने की बात पीएम मोदी ने कही है 10 जनवरी से, वो उन्हें दी जा सकती है। यह ऐसा करने का निर्णय भी हो सकता है चुनाव आयोग की ओर से। और साथ ही यह भी कहा गया कि उन्हें प्रिकॉशन वैक्सीन, जैसा हमने कहा, कि दी जा सकती है। आपको बता दें कि जो विधानसभा चुनाव है वो क्यों तय समय पर कराना जरूरी है, क्योंकि हर विधानसभा का अपना एक नियत कार्यकाल होता है और उससे पहले नई विधानसभा का गठन जरूरी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर गोवा का कार्यकाल 15 मार्च 2022 तक के लिए है विधानसभा का, यानी उससे पहले चुनाव जरूरी है। मणिपुर में 19 मार्च को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसी तरह से उत्तराखंड में 23 मार्च को 2022, पंजाब में 27 मार्च 2022 को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां पर 14 मई 2022 को विधानसभा का कार्यकाल खत्म होना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे कार्यकाल 14 मई को भी हो, लेकिन उससे पहले चुनाव कराना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो नई सरकार के गठन में काफी समय लग जाता है, इसलिए कुछ समय लेकर के चुनाव आयोग चलता है। इसलिए जानकारी अभी तक की यही है कि चुनाव आयोग समय पर ही चुनाव वहां पर करवाएगा। वहीं बीजेपी ने कहा है कि चुनाव कब और कैसे होगा ये चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन जहां तक कोरोना के कारण चुनावी रैलियों पर रोक लगाने का सवाल है, बीजेपी वर्चुअल रैलियों के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कोरोना के दौरान जब सभी राजनीतिक दल हाइबरनेशन में थे, यानी अपने अपने घरों में कैद थे, उस समय भी बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे। ये जो वर्चुअल है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी तैयार थी। हमने बंगाल के चुनाव के समय में भी वर्चुअल रैलीज की है और जब कोविड आया था, पहले दौर और दूसरे दौर के समय में, जब दुनिया की सारी पॉलिटिकल पार्टियां हाइबरनेशन पे चली गई थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के को सांगठनिक स्तर पर संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब लोग जुड़े हुए थे और सब लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज को संभालने का भी काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में काम करने में अनुकूलता बराबर रहती है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी चाहते हैं कि चुनाव टल जाए। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया, ये दिखाने के लिए कि मसला बहुत संगीन है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है, चाहे चुनाव आज ही हो जाए। वहीं कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नाराज नेताओं के सामने बीजेपी कैप्टन और सुखदेव सिंह ढींढसा का गठबंधन एक नया विकल्प बनकर उभरा है। पंजाब में दूसरे दलों के नेता अब बीजेपी का दामन थामने लगे हैं। आज अकाली दल के जगदीप सिंह नकई, रविप्रीत सिंह सिद्धू और हरभग देसु बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह राय भी आज बीजेपी में शामिल हो गए।
कल प्रताप सिंह बाजवा के विधायक भाई फतेह सिंह बाजवा ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। उधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि एक गैस सिलेंडर में सरकार अपनी जिम्मेदारी खत्म कर रही है। चुनाव में महिला सशक्तिकरण की बात नहीं होती, महिलाओं को अपनी शक्ति पहचाननी होगी। अगर सारी महिलाएं एकजुट होकर राजनीति को बदलने की कोशिश करें और समझें कि जो आजकल जो राजनीति हो रही है कि वचन दिया उसे रखा नहीं, धर्म के आधार पर राजनीति कर ली, जाति के आधार पर वोट मांग लिए, उसके बाद आपके लिए कोई काम नहीं किया। इसीलिए मैं चाहती हूं कि महिलाएं समझें कि किस तरह की राजनीति हो रही है और उसे बदलने के लिए शक्ति आप सब में है। इसीलिए हम चाहते हैं, हमने जो घोषणा पत्र बनाया है सिर्फ महिलाओं के लिए, सिर्फ स्कूटी और स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपको सशक्त बनाने के लिए हमने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जिनको रखने का हम वचन दे रहे हैं। उधर कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी 5 दिनों के बाद खत्म हो गई। उनके ठिकानों से करीब 200 करोड़ रुपए नकदी और 23 किलो सोना बरामद किया गया है। पीयूष जैन के ठिकानों पर हुई छापेमारी के चलते सियासी जंग भी शुरू हो चुकी है और बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर अहमदाबाद जीएसटी इंटेलिजेंस की 7 दिन तक चली छापेमारी खत्म हो गई। करीब 200 करोड़ रुपए, 23 किलो सोना और 6 करोड़ का चंदन का तेल बरामद किया गया। किसी भी रेड में ये अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। जो भी रिकवरी थी वो हमने कर ली है और गोल्ड हमने डीआरआई को दे दिया है। बाकी की जो भी रिकवरी है उसको हमने हैंडओवर कर दिया। एज पर जैसा भी हमारे हायर ऑफिसर ने बोला है कि बिगेस्ट कैश रिकवरी। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये पैसा किसका है। बीजेपी और सपा एक दूसरे का पैसा बता रहे हैं कि नोटबंदी इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। आखिरकार नोटबंदी का असर देखिए आप, आज भी नोट मिल रहे हैं। अभी 3 दिन पहले दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट की गड्डियां और वहां से निकलने वाले सोने की सिल्लियां पिछली सरकारों के काम नहीं, पिछली सरकारों के काले कारनामे को उजागर करता है कि गरीब का पैसा ये लोग कैसे छुपा करके रखते थे। प्रधानमंत्री से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री तक इसे लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसी की माने तो पैसा पीयूष जैन का है। पीयूष जैन ने माना कि उसने अपनी 3 कंपनियों के जरिए सामान भेजकर जीएसटी चोरी की। पीयूष जैन की तीनों कंपनियों में 2021 में केवल 21 करोड़ का लेन देन दिखाया गया, जबकि पीयूष जैन की तीनों कंपनियों ने 4 सालों में 177 करोड़ से ज्यादा का सामान भेजा। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल इन्होंने 45 करोड़ का सामान बिना जीएसटी दिए भेजा। इस तरह इन्होंने पिछले 4 सालों में 31 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी की। हालांकि पीयूष जैन के परिवार ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर आरोप लगाया कि वो 52 करोड़ की पेनल्टी भरने को तैयार थे, लेकिन फिर भी गलत तरीके से पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई। चर्चा ये भी चल रही है कि छापेमारी समाजवादी परफ्यूम लॉन्च करने वाले पंपी जैन के यहाँ होनी थी, लेकिन गफलत में पीयूष जैन के यहाँ हो गई। हालांकि एजेंसी इसे खारिज कर रही है। क्योंकि मामला 5 करोड़ से ऊपर का है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। माननीय न्यायालय में श्री पीयूष कुमार जैन जी को ले जाके अरेस्ट के लिए कहा गया। माननीय न्यायालय से निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय ने पीयूष जैन के रिमांड को एक्सेप्ट किया और प्राइमा फेसी जो जांच का आया है उसमें 32 करोड़ 50 लाख रुपए की भी टैक्स की चोरी पाई गई है। पीयूष जैन के घर से मिले 23 किलो सोने की जांच डीआरआई कर रही है।
पता लगाया जा रहा है कि सोना विदेश से तस्करी कर तो नहीं लाया गया। जितनी बड़ी ये छापेमारी है, उतनी बड़े ही छापेमारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हवाई चप्पल पहनकर स्कूटर में घूमने वाला शख्स आखिर इतना सारा कैश अपने घर में क्यों रखेगा? क्या ये मामला सिर्फ जीएसटी चोरी का है या उससे कहीं बड़ा है? नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। सरकार 3 बार में 2,000 की किश्त के जरिए ये राशि भेजती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में शामिल हुई नई मर्सिडीज मैबैक S650 कार को लेकर सरकार के सूत्रों की ओर से सफाई आई है। उन्होंने कहा कि कार की कीमत उतनी नहीं है जितनी की मीडिया में बताई जा रही है। मीडिया में खबरें आई थी कि हर कार करीब 12 करोड़ की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कीमत करीब 1/3 है। और साथ ही यह भी कहा गया है कि पीएम की सुरक्षा करने वाली एसपीजी का नियम है कि जिस व्यक्ति की सुरक्षा की जा रही है, सुरक्षा में लगे वाहनों को हर 6 साल में बदल दिया जाए। पीएम मोदी के काफिले में लगी कार पिछले 8 साल से इस्तेमाल की जा रही थी। वहीं झारखंड की बात करें तो स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने वाले राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। उन्हें 10 लीटर तक पेट्रोल 25 रुपए सस्ता दिया जाएगा। झारखंड सरकार हर महीने 250 रुपए तक उनके खातों में ट्रांसफर करेगी। आने वाला सालों में हम लोगों ने एक नया स्लोगन के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। झारखंड का अब रुकेगा न झुकेगा, निश्चित रूप से झारखंड अब आगे बढ़ेगा। पहली बार सत्ता में 2 वर्ष पूरा करने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने एक साथ कई घोषणाएं की। इनमें पेट्रोल डीजल पर एक मुश्त 25 रुपए की राहत का ऐलान भी है, लेकिन ये राहत बस 2 चक्का वाहन के राशन कार्ड धारियों को मिलेगी और वो भी सीधे उनके खाते में जाएगी। हमने ये निर्णय लिया है कि लोग को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मोटरसाइकिल पेट्रोल गरीब मजदूर मध्यवर्गीय लोग इनको आप 25 रुपया प्रति लीटर उनको राहत देने का। हालांकि अपने सहयोगी कांग्रेस के इच्छा अनुसार हेमंत ने पंचायतों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की घोषणा तो नहीं की, लेकिन पारा शिक्षकों की एक साथ कई मांगे मानने की बात कही। आने वाली पीढ़ी की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेने की एक संकल्प के साथ हम लोगों ने उनकी जो मांगे थी उन मांगों को पूरा करते हुए इस संकल्प के साथ उनके साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है कि आने वाला समय 12 महीना में हमारे पारा शिक्षक 11 महीना स्कूलों में लगा। इस बीच कांग्रेस पार्टी के साथ तनाव की खबरों के बीच प्रभारी आरपीएन सिंह मंच पर दिखे। सरकार में वरिष्ठ मंत्री कहते हैं कि सब कुछ सामान्य चल रहा है। जैसे कांग्रेस रूठा फूली होता है ना, कुछ है नहीं। जैसे कांग्रेस की तरफ से मैं भी अध्यक्ष रह चुका हूँ, तो मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करता था सरकार का। हालांकि नीति आयोग के मुताबिक झारखंड के 40% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन का दावा है कि केंद्र उनके बकाये का भुगतान कर दे तो राज्य की सूरत बदल जाएगी। वैसे शायद आर्थिक मदद उन्हें इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं। रांची में कैमरामैन हरिवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात करते हैं मुंबई की, जहां कोरोना वायरस के मामलों में बड़ा उछाल आया है। वहां एक ही दिन में कोरोना के मामले लगभग 2 गुने हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 2510 नए मामले सामने आए, जबकि कल 1377 मामले सामने आए थे।
धारावी की बात करें तो वहां पर कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। सुनील, काफी चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं कि एक दिन के भीतर ही दोगुने हो गए हैं मामले। किस तरह का एहतियात सरकार बरत रही है? बिल्कुल अखिलेश, जिस रफ्तार में मामले बढ़ रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले भी हैं और परेशान करने वाले भी हैं। जैसा कि कल जो मामला एकदम से उछला था, 1377 हो गया था, तभी से सरकार एकदम अलर्ट मोड पे आ गई थी और आज दिन भर चाहे वो बीएमसी का प्रशासन हो या फिर राज्य प्रशासन हो, लगातार मीटिंगों का दौर चला और किस तरह से और कड़ाई बरती जा सकती है और क्या क्या और सुरक्षा और एहतियातन उपाय किए जा सकते हैं, इसकी चर्चा हुई। बाकायदा जो मुंबई के पालक मंत्री आदित्य ठाकरे वो बीएमसी कमिश्नर से जाकर मिले, वहां पर घंटे भर की मीटिंग चली और जितने भी कोविड सेंटर बनाए गए हैं उनके स्थिति का जायजा लिया गया और साथ ही वैक्सीनेशन पे और कैसे जोर दिया जाए इस पर भी विचार किया गया और सभी जितने भी कोविड सेंटर है सभी को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसी तरह राज्य प्रशासन में भी बहुत सक्रियता से मीटिंग कर रहा है। टास्क फोर्स की रोज बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री खुद उद्धव ठाकरे निगाहें पूरे लगाए हुए हैं पूरे मामले पर और सख्त लहजे में चेतावनी ये दी गई है कि क्योंकि 31 दिसंबर है, नए साल की जश्न मनाने की बहुत लोग कोशिश करते हैं, तो किसी के रंग में भंग नहीं डालना है, लेकिन सभी को नियमों का पालन करना है। अगर कोई भी पब, होटल इस तरह की जो भी जहां पर की अनुमति है 50% या 25% की उपस्थिति की, उसमें अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो भी चेक करने जाएगा, उनकी सीसीटीवी फुटेज भी मंगाई जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कई महीनों तक उसे सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो खुला स्थान है सार्वजनिक स्थान है, वहां पर तो इस तरह की किसी भी पार्टी की मनाही कर दी गई है। तो कोशिश पूरी की जा रही है कि ये फैले नहीं और फैले तो उसको कैसे लोगों को इलाज मिल सके, इसकी भी पूरा उपाय योजना की जा रही है। इसी तरह रेलवे भी अलर्ट मोड पे आ गई है और आज के दिन रेलवे ने भी रेलवे स्टेशनों पर लोकल ट्रेनों में सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जांच करना शुरू कर दिया है ताकि लोग जो है मास्क पहने। कई लोग मास्क पहनते हैं लेकिन वो नाक के नीचे रखते हैं, मुंह खुला रहता है, सिर्फ नाम मास्क पहनते हैं, तो ऐसे लोगों को चेतावनी देना और जो लोग बिल्कुल मास्क नहीं पहनते उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना, यानी कि उनके साथ जुर्माना लगाने की आज से प्रक्रिया शुरू हो गई। तो कोशिश पूरी हो गई है, लेकिन जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं, आप देख लीजिए कल 1377 थे, आज जो है 2510 हो गए हैं। यानी तकरीबन वाकई चिंता की बात है और एहतियात बरतोगे न केवल सरकार को बल्कि जनता को भी। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं एनडीटीवी इंडिया के सौरभ शुक्ला को देश का प्रतिष्ठित रेड इंक अवार्ड मिला है। यह अवार्ड उन्हें टीवी पत्रकारिता की राजनीति की श्रेणी में मिला है। सौरभ शुक्ला ने अपनी खबर में दिखाया था कि किस तरह लॉकडाउन के बाद खाने के संकट से जूझ रहे लोग राशन की दुकानों पर खड़े हैं और उन्हें राशन मिलना मुश्किल हो रहा है। इस ग्राउंड रिपोर्ट की तब भी काफी चर्चा हुई थी।